बहुत बढ़िया सर। अभिषेक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं? बस मजे में सब। आप बताइए सर। बहुत बढ़िया। सुब्रतो कैसे हैं आप? बढ़िया सर, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। और शायद आप बिलीव, सुब्रतो बहुत दिन से मुझे देख रहे थे। इन्होंने हमारा एक वीडियो कोर्स ज्वाइन किया हुआ था और फाइनली सुब्रतो हम बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम टू यू। चलिए, लवली कैसी हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर हमारे पास लवली हैं सेशन में आई हुई। बाकी सारे लोगों से हम कल बात कर चुके थे। लवली सेशन में, लवली अपने बारे में बता दें कुछ, सो दैट लोग आपको पहचान पाए। लवली मुस्कुरा इसलिए रही है क्योंकि पिछले बैच से स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे कुछ सेशंस छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से दोबारा ये कंटिन्यू करने आई है एंड शी वांट कि हम बैच बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें। तो मैंने इनको नए बैच में ही ऐड कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम अपने बैच में जो भी नया बैच स्टार्ट होता है उसमें 2 या 3 स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सीट फिक्स रखते हैं। चाहे आप आए या नहीं आए, उस सीट को हम सेल आउट नहीं करेंगे, वो आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। आप में से भी अगर फ्यूचर में कोई चाहता है किसी नए बैच में एनरोल करना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा उस चीज के लिए। लवली, अपने बारे में लोगों को थोड़ा बता दीजिए। सर फिलहाल तो मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। चलिए, बहुत इसके अलावा मैं बढ़िया। मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सुब्रतो, अपने बारे में बता दीजिए। कल मैंने थोड़ा सा आपके बारे में बताया था लोगों को, बट पीपल रियली वांट टू हियर इट फ्रॉम योर वर्ड्स। Hi. So basically, by profession, I'm an architect. I stay in Noida and working in Delhi. Although myself and we are from Calcutta, and I'm from Siliguri. Basically, my wife is from Calcutta. So वही है. Last I am having 12 years of experience in this field, and I'm really doing well. But the digital marketing is not like, this is not something which I wish to do. कुछ कॉज था मेरे, जिसको ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे डिजिटल मार्केटिंग तक ले आया। मुझे पता ही नहीं था कि इसकी एक रास्ता डिजिटल मार्केटिंग तक ले जाएगा। सो मैंने कल हमारी वीडियो सुना मैंने, एंड प्रभाकर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो आई हैड ए क्लू आफ्टर 12 years of working, so I got a clue ki what I need to do in my life, how will be my future life and what I want to do. So I got some clarity. ये मैं बहुत 2-3 साल से पूछ रहा हूँ खुद से, and उसके बाद so finally so the clue is basically whatever I want to do in my life further from this point, I want to work for people. That is my main thing. Though the stream you Prabhakar sir explained, this is one of the main thing कि मैं कुछ दिनों से फील कर रहा था, या this is my experience कि when I'm working in this industry, there is a thing कि as a client also, like आप let's say if you are searching for a architect, आप इस पूरे इंडस्ट्री के बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है आप लोगों के पास। आप जब कोई घर बनाना चाहते हो तो आप या तो आइदर यू गो बाय सम नेम और आइदर यू गो बाय लाइक यू कैन सर्च इंटरनेट, उसमें 4-5 नाम आ जाएंगे। बट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जब काम करते हैं ना इस इंडस्ट्री में, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे क्राफ्ट्समैन हैं जिनको मतलब हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है जब हम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल बात है। सो बेसिकली इन माय थॉट आई वांटेड टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, जहाँ पे इस पूरी इंडस्ट्री का आप मानो कि इफ यू जस्ट गो बाय वन क्लिक यू कैन एबल टू फाइंड ईच एंड एवरीवन. So in terms of the client, you will get more visibility. You'll be more approachable to people. The people who are working behind, जिनको अभी कुछ भी exposure नहीं है, I'll be happy if I can do something for them for their future. At least लोग उनको जानने लगे. So तो ये मेरा एक initially clue था what we want to do, but फाइनली मुझे समझ नहीं पा रहा था इसको पहुंचेंगे कैसे.
तो जब इसको मतलब आगे हमने बात करना शुरू किया, क्या होता है ये, क्या बैकग्राउंड है, एंड तब जाके मुझे धीरे धीरे करके प्रभाकर सर की ये चीज मिले। मैं सुबह मतलब ये जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है ये मेरे मॉर्निंग वॉक में क्रिएट होता है। जब मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ मैं एक एक करके, या तो आइदर आई गो थ्रू सम इंस्पिरेशनल वीडियो, एंड इसमें हर दिन मैं मॉर्निंग वॉक में 2-3 वीडियो देखता हूँ। तो उस दिन बेशक उस दिन प्रभाकर सर के वीडियो मेरे सामने था स्क्रीन पे। चलिए यहाँ सब पे कर चुके हैं सर, पिच मारने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हटा ही दीजिए। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब I just wanted to say कि मैं कुछ करना चाह रहा था जो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, that video came to me and that सुब्रतो, I really welcome you in this session, और ऐसे ही सेशन में ज्वाइन कीजिए। हम बहुत सारी चीजें आगे सीखेंगे, समझेंगे किस तरीके से काम चलेगा। एंड कल का इंट्रोडक्शन सेशन जो था उसमें आकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और फिर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सर मेरा नाम आकाश है और मैंने इसी साल इंटर पास आउट किया है बरेली से। सर सबसे क्या एज है सर आपकी? अभी मैं 16 साल का हुआ सर। 16। चलिए बहुत बढ़िया। 16 में अगर आप कुछ कर लें सर अच्छा, तो चांद सितारे दूर नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा सपना आपको नहीं दिखाऊंगा। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी सर, और मेहनत से पीछे नहीं भागेगा। और आकाश जी शायद हो सकता है कि कुछ अच्छा और बड़ा कर लें, तो ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग मी बहुत खुश होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और सेशन में आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके बारे में मैं बता चुका था। आज हम समझेंगे डोमेन क्या चीज है, होस्टिंग क्या चीज है, इसके बारे में हम समझेंगे। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से आप आगे अप्रोच लेके अपने बिजनेस को आगे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज हम अपने बिजनेस में करेंगे कैसे। इंडिविजुअली सबके बिजनेस की हम बात करेंगे और समझाऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस में इसका यूज कर सकते हो। कल्पेश जी, आपकी एक इंक्वायरी हमारी सपोर्ट टीम से आई थी, मेरे पास ईमेल आया था रिगार्डिंग आप एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी कुछ समझना चाह रहे थे। क्या मैं आपका क्वेश्चन सुन सकता हूं सर उस रिगार्डिंग? सर ऐसा था कि हम एक्सपोर्ट में क्लाइंट ढूंढे कैसे। देखिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं ना, ये 2 महीने में डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, इस डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में आप पहुंच सकते हैं। आपकी दुकान गुजरात में, आपकी फैक्ट्री गुजरात में है, लेकिन आपको ग्राहक बाहर से आराम से मिल सकते हैं। आपको कहीं पे भी साइन अप करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और सबसे मजेदार चीज तो ये है कि सर अगर आप आजकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी की परसेंटेज भी बड़ा कम है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा निकल जाता है। तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जहां पर आप कैसे यूएस, दुबई या फिर जो भी मार्केट आपका, जो क्योंकि मेरे से अच्छा आप अपने बिजनेस को जानते हैं, जो मार्केट आप हमें बताएंगे उस मार्केट में कैसे लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखे और कैसे वहां से कन्वर्जन आए। मेरा काम यहां तक होगा कि मैं आपके फोन की घंटी बजवा दूंगा कि ये लो जी ऑर्डर आ गया। उसके बाद आपकी टीम, मुझे लगता है कल्पेश जी, उसको हैंडल कर लेगी आराम से। 100% सर, है ना। तो हम इस सारी चीजों पे बात करेंगे और हम इस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, क्या प्रॉन है, क्या कॉजेज है, किस तरीके से हम आगे चलते हैं, कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीजें हमें रोक सकती हैं, किस कंट्री में ऐड चलाने से क्या होता है, कितना बजट निकलेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि विदाउट कैलकुलेटिव यूनिट अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ाएंगे ना, यहीं पे आज एंटरप्रेन्योर्स गिरते हैं, क्योंकि बस हम जोश में आ जाते हैं और बिना किसी कैलकुलेशन के हम आगे बढ़ जाते हैं। ये जोश बहुत अच्छा है, लेकिन कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप पहला कदम लेंगे तो सोच विचार के लेके बहुत जरूरी है। पहला कदम लेने से पहले आपको 10 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी पॉकेट में उतना फंड्स अवेलेबल है या नहीं, या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि भैया नहीं, मेरे पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे करना है। दोनों के रास्ते अलग अलग है। वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे अभी सेशन में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो गूगल बाबा जिसको हम जानते हैं, गूगल सर्च इंजन, ये चीज क्या है, क्या है ये गूगल, कैसे गूगल काम करता है। गूगल जो है इसका जन्म हुआ सर्च इंजन से, और सर्च इंजन समझिएगा, कल के सेशन में मैंने आपको समझाया था वेबसाइट क्या चीज होती है, कैसे वेबसाइट का जन्म हुआ, डिजिटल मार्केटिंग का जन्म क्यों हुआ। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट बन रही थी और लोगों को चाहिए था कि बस एक ही ड्रम के पास जाए और उससे पूछे और रिजल्ट निकल जाए। तो ये जो सर्च इंजन है, ये चीज क्या है?
सर्च इंजन समझ लीजिए एक फिल्टर है, एक वॉल है, जिस वॉल के सामने खड़े होकर आप कुछ पूछते हैं और वो फिल्टर, वो छन्नी, वो जो फिल्टर है वो आपको आपके पूछे गए कंटेंट के हिसाब से आपको रिजल्ट दे देता है और आप खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ता। मैं आपको एक कूड़े के ढेर दे दूं और आपको बोलूं इसके अंदर एक हीरा है, तो आप उस कूड़े के ढेर को ढूंढते रहोगे जब तक हीरा नहीं मिले। और दूसरी जगह सेम मेरे जैसा एक दूसरा आदमी है जो आपको ये बोले कि भैया देखो ये कूड़े के छोटे छोटे ढेर हैं जिसमें से तीसरे नंबर ढेर में आपका हीरा छुपा हुआ है। आपके लिए ज्यादा इजी होगा ना वो बहुत सारे ढेर में से तीसरे नंबर पे जाके जा रहा, डायरेक्टली जाना और उस हीरे को ढूंढ लेना, ये ज्यादा इजी प्रोसेस है। इसीलिए आप सर्च इंजन से भरोसा करते हैं क्योंकि आप सीधा उसके पास जाते हैं, अपनी क्वेरी डालते हैं, वो आपको उससे चुनिंदा 10 रिजल्ट निकाल के दे देता है और आप अपने ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं। माइंड साइकोलॉजी समझनी है हमें। ये जो कस्टमर है ना, इसकी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर किन कलर्स को देख के अट्रैक्ट होता है, इसके पीछे साइंस क्या है। मार्केटिंग के लिए फेसबुक के अंदर आप जो पोस्ट डालेंगे उस पोस्ट का क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा। बिजनेस का नाम चूज करते टाइम किन चीजों को ध्यान रखना है हमें, कैसे उसके रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यहां बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आपको इनपुट भी दे सकते हैं। हमेशा डिस्कशन में रहिएगा, जरूरी है एक दूसरे से बात करते रहना। अब आगे अगर मैं लेके चलूं सेशन को, तो आज जो मैं टॉपिक आपको सबसे पहले समझाऊंगा वो दिखाऊंगा गूगल सर्च, कि गूगल सर्च है क्या, दिखता कैसा है। और आज से पहले जो गूगल सर्च आपने देखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि आज से पहले हम गूगल का ग्राहक बन के गूगल पे जा रहे थे, और आज जो हम गूगल देखेंगे वो एज अ डिजिटल मार्केटर देखेंगे, अपना प्रोडक्ट वहां बेचने के तरीके से। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, मैं गूगल पे एक क्वेरी डाल देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मेरे सामने देखिए ये एक पेज खुल गया। इस व्हाइट कलर के पेज को हम कहते हैं गूगल। इसको मैं बंद करता हूं। कुछ टूल्स हैं जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, जो मैंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं। कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखता है। ये जो पेज है, यहां पे जिस भी पेज पे आप जो भी यहां पे टाइप कर रहे हैं ना, सर्च इंजन के अंदर, ये जो सर्च इंजन एक फिल्टर, एक वॉल है, इस सर्च इंजन पे जो कुछ भी आप टाइप करते हैं, जो कुछ भी, वो ये भी हो सकता है। जो कुछ भी आप सर्च इंजन पे टाइप करते हैं उसको हम टेक्निकली बोलते हैं कीवर्ड। तो आज के बाद कभी भी आप किसी भी टेक्निकल इंसान से बात कर रहे होंगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो अगर वो कीवर्ड वर्ड यूज करता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कीवर्ड का मतलब ये है कि इंसान की क्वेरी, जो इंसान किसी भी सर्च इंजन पे जाके टाइप करता है उसको हम कहते हैं कीवर्ड। अब कीवर्ड जैसे ही आप टाइप करते हैं, ये गूगल बाबा आपको एक व्हाइट कलर का पेज दिखा देता है जो गूगल की दुकान है। और इस दुकान के ऊपर यहां पे आपको कुछ एड्स दिखते हैं। सबसे पहले कुछ एड्स दिखेंगे आपको। यहां पे एडी करके एक लिखा होगा, देखिए छोटा सा एडी लिखा हुआ है। ये जो एडी होता है इसका मतलब है ये पेड एड्स है। मतलब जो भी यहां पर आ रहे हैं, जैसे यहां पे देखिए लिंक्डइन का सबसे ऊपर चल रहा है, यहां पे एडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पेड एड है। इसके लिए ये लिंक्डइन कंपनी गूगल को इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और इसकी वेबसाइट पे पहुंचूंगा तो क्या होगा, लिंक्डइन के अकाउंट से एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। वो कितना होगा नहीं होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी यही समझिए कि ये पे पर क्लिक है। मतलब इसमें मैंने क्लिक किया और लिंक्डइन के अकाउंट से पैसा कट गया। इसके बाद आगे नीचे चलते हैं। इसके बाद यहां पर आपने इस तरीके का कुछ एक मैप देखा होगा, कुछ इस तरीके का मैप देखा होगा आपने। ये जो मैप है, इस मैप को हम कहते हैं लोकल बिजनेस मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस का एक फिजिकल एड्रेस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गूगल को समझिएगा, गूगल हमेशा कोशिश करता है कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे। गूगल की दुकान ही इस चीज पे चलती है कि अगर गूगल आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं देगा तो एज ए कस्टमर आप गूगल पे दोबारा नहीं जाएंगे। तो गूगल चाहता है आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाए। तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारा है वो है पेड एड्स का।
मतलब दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे फर्स्ट पोजीशन जो पहला फ्रेम है वो फ्रेम डेडिकेटेड है पेड एड्स को। जो दूसरा सेक्शन है गूगल के पेज पे वो है गिवन टू लोकल बिजनेस मैप, जिसको हम गूगल माई बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कल्पेश जी, अगर आपके गुजरात में कोई खड़ा होके अपने फोन पे अगर ये टाइप करे जंबो कूलर मैन्युफैक्चरर्स, तो सबसे पहले उसको गूगल माई बिजनेस का ये सेक्शन दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि गूगल समझता है कि जिस तरह की क्वेरी आप गूगल पे डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके नियर बाय कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाए। तो इसीलिए गूगल चाहेगा इस तरीके की चीजें डालना। अगर मैं बात करता हूं कि आप अपने किसी भी बिजनेस मॉडल को ले लीजिए, आप चाहे गाड़ी के शोरूम की बात कीजिए, आप ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, अगर आपका एक फिजिकल एड्रेस है तो लोकल बिजनेस मैप बनाना आपके लिए एक वरदान है। क्योंकि यहां पर आपकी लिस्टिंग देने के लिए और उसको ऊपर रैंकिंग पे लाने के लिए आपको दुनिया में किसी को भी पैसे नहीं देने। शायद हो सकता है मेहुल जी, कल्पेश जी, आज तक आप पैसे दे रहे होंगे, लेकिन सेशन में हम इस पे आपकी रैंकिंग लेके आएंगे और लाइव सेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हम टॉप पोजीशन पे यहां बैठेंगे और इसमें ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अभी कोविड के टाइम में गूगल ने इसकी वेरिफिकेशन बंद कर रखी है, बट मुझे लगता है जैसे जैसे हमारा सेशन आगे चलेगा शायद गूगल का वो पैनल ओपन हो जाएगा और हम इस काम को कर पाएंगे, बात करेंगे। पहला सेक्शन है वो रिजर्व टू गूगल एड्स है, मतलब जो गूगल जिससे पैसा लेगा उसको सबसे टॉप में दिखाएगा। उसके बाद सेकंड सेक्शन रिजर्व टू माय बिजनेस। इसके बाद ये जो नीचे लोग, ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं कुछ, आपको टोटली यहां पे 7 या 9 लोग दिखेंगे। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इसका मतलब है ऑर्गेनिक रैंकिंग। इस लिस्टिंग को हम कहते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग। अब ये ऑर्गेनिक रैंकिंग क्या है? ऑर्गेनिक रैंकिंग गूगल कहता है कि भैया देखो, इस रैंकिंग, ये जो लोग यहां दिख रहे हैं, इस रैंकिंग को दिखाने के लिए मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ना मैंने कोई मिलावट की है। बस मेरा एक एल्गोरिथम है, मेरा एक कोड है जो इन लोगों को टेस्ट करता है कि क्या ये यहां रहने या यहां दिखने के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या इनमें दम है, और हमारा एल्गोरिथम उसको चेक करता है और हम यहां पे दिखा देते हैं। मान लीजिए कल्पेश जी की आपकी एक फोटोग्राफी शॉप है और आप गूगल पे टाइप करते हैं फोटोग्राफ शॉप्स इन अहमदाबाद, और आप अगर अहमदाबाद में एग्जिस्ट करते हैं तो गूगल के ऊपर ऐसा तो होगा नहीं ना कि अहमदाबाद में आप अकेले फोटोग्राफर होंगे, बहुत सारे फोटोग्राफर हो सकते हैं। तो आप ही क्यों टॉप में रहेंगे, आप ही क्यों ऑर्गेनिक रैंकिंग में दिखेंगे? इसके रीजन बहुत सारे हैं और इसको अचीव करने के लिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज किया जाता है। दोबारा समझा देता हूं। गूगल के पेज पे टोटल 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है गूगल एड्स का, दूसरा सेक्शन है गूगल माई बिजनेस का, और तीसरा सेक्शन है ऑर्गेनिक रैंकिंग का। गूगल एड्स पे अगर आप अपने लिंक को दिखाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं किसी भी कीवर्ड पे, तो आपको गूगल को पे करना पड़ेगा। सेकंड वाला जो सेक्शन है माई बिजनेस, अगर उस पे आप अपने लिंक को दिखाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं, आपको किसी को पे नहीं करना, बस एक स्ट्रैटेजी को यूज करना है जो मैं आगे सिखाऊंगा। थर्ड सेक्शन ऑर्गेनिक सेक्शन, ऑर्गेनिक रैंकिंग। इस पे आने के लिए भी आपको किसी को पैसा नहीं देना है। आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। समझाऊंगा एसईओ क्या है जब हम उस सेशन तक पहुंचेंगे। ये तीनों चीजें किस तरीके से डिवाइडेड हैं और कैसे काम होता है, इस पे थोड़ा सा थोड़ा इलैबोरेटेड मोड में बात कर लें कि ये जो 3 सेक्शन है ना, ये यूजर टू यूजर डिफर करते हैं। जैसे मान लीजिए अभिषेक जी, आपकी गाड़ी खराब हो गई किसी जंगल में, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि हम तो आदी हैं सर्च इंजन के, अब आप फेसबुक खोल के वहां तो सर्च करेंगे नहीं, आप गूगल पे ही सर्च करेंगे। आप गूगल पे आएंगे और आप लिखेंगे कार रिपेयर वर्कशॉप। अब अगर गूगल आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग सबसे पहले दिखाने लगेगा तो हो सकता है आपको बॉम्बे की कार रिपेयर की दुकान दिखने लग जाए, लेकिन आपको तो चंडीगढ़ में जहां गाड़ी खराब है वहां चाहिए ना। तो इसीलिए गूगल ने हिसाब लगाया कि इस तरीके की कीवर्ड
जो लोकेशनल कनेक्ट करते हैं, लोकेशन इमोशंस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कार रिपेयर वर्कशॉप या फिर जंबो कूलर मैन्युफैक्चर या फिर लेट्स सपोज कुछ भी, मतलब कोई केमिकल फैक्ट्री नियर मी या फिर कोई कॉम्बिनेशन केमिकल फैक्ट्री का और उसके मैन्युफैक्चरर्स को लोग ढूंढ रहे हैं, तो गूगल की हमेशा कोशिश होगी वो लोकल बिजनेस मैप टॉप में दिखाएगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके घर के आसपास या जहां वो खड़ा है उसके आसपास के लोग उसको सबसे पहले देखें। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीए सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, तो मेहुल जी मान लीजिए अगर गूगल पे जाके आप ढूंढ रहे हैं सीए सर्विसेज इन अहमदाबाद और आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक रैंकिंग में एक बॉम्बे का और एक अहमदाबाद का, सर कौन से सीए के साथ काम करना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है मेहुल जी। हेलो सर, हेलो कौन से सीए के साथ काम करना चाहेंगे? अहमदाबादी सर। सर क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं लोकल, मतलब मेरे सामने रहे, मैं इसको अप्रोच कर पाऊं। गूगल इस दिमाग को समझता है और तभी वो आपको ये रैंकिंग दिखा रहा है। इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सो दैट आप फ्यूचर में दोबारा वहां वापस आए। तो 3 सेक्शन, पहला सेक्शन एड्स, दूसरा माय बिजनेस, तीसरा ऑर्गेनिक रैंकिंग। ऑर्गेनिक रैंकिंग सबको क्लियर है, बिना मिलावट के एसईओ के प्रोसेस से ऑर्गेनिक रैंकिंग में पहुंचते हैं। कोई अगर आपको ये बोले कि एसईओ में आपकी वेबसाइट का एसईओ कर देता हूं, आपको लीड्स आने लगेंगी, 100% लीड्स आएंगी, लेकिन टॉप में रहने का मजा तभी है जब आप एड चलाएंगे। समझाऊंगा किस तरीके से काम करते हैं। ये जो जस्ट डायल इंडिया मार्ट है, ये इसी तरीके से लीड निकालती हैं। ये क्या करती हैं, ये ऑर्गेनिक रैंकिंग में टॉप में रहती हैं और माय बिजनेस पे इन लोगों ने बहुत सारी फेक लिस्टिंग कर रखी है, बहुत सारी, और उसके बाद ये क्या करते हैं, आपकी बिजनेस की लिस्टिंग की और नंबर, फोन नंबर अपना दे दिया। लोग आपके बिजनेस को सर्च करते हुए जस्ट डायल को डायल करते हैं और वही लीड उठा के वो आपको दे देता है और आपसे कमीशन चार्ज करता है। तो सर्च करने का और लीड जनरेशन करने का तरीका यही है। तो हम क्यों डिपेंडेंट हो इस प्लेटफॉर्म पे? आज देखो ना, कल भी सेशन में बता रहा था, टिकटॉक बंद हो गया ना, इतना लोगों ने मेहनत की, सालों साल मेहनत की, अच्छा खासा पैसा कमाया, एक बार में बिजनेस ठप, खत्म। हमें अपनी प्रोफाइल पे काम करना जरूरी है, अपनी खुद की वेबसाइट पे, ना कि इन टूल्स के ऊपर। हम जरूर प्रोफाइल बनाइए, यहाँ पे बिजनेस कीजिए, लेकिन एक हद तक हमारा खुद का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि होगी हमारी वेबसाइट। और गूगल कैसे आपको अच्छा मानता है, खराब मानता है, इसमें हम एसईओ की क्लास में बात करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं एक वेबसाइट बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है डोमेन की, दूसरा है होस्टिंग की और तीसरा है डिजाइन की। अब सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन क्या है। सुब्रत, तो आपने शायद इस सेशन को सुना होगा, सो आई विल नॉट कम टू यू डायरेक्टली। मैं सबसे पहले कल्पेश जी से समझना चाहता हूं, सर डोमेन को क्या समझते हैं आप, क्या होता है डोमेन? डोमेन सर चीज ऐसी होती है कि बाहर से हमको परचेस करना पड़ता है, ठीक है, और हमारा वो गूगल या इसके अंदर बुक होता है, मेरे समझने के लिए। चलिए, ये सर आपको किसी डिजिटल मार्केटर ने समझाया है झोला छाप, या फिर मतलब कि आपने खुद सीखा है या समझा यूट्यूब पे देख के? नहीं, वो हमारे जो हम लोग जो डोमेन बनाते हैं, जो हमारा काम करते हैं ना, वो लोग आते हैं, ऐसा बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद, इस सेशन के बाद जब आएंगे ना, तो आप गला जरूर पकड़ लेंगे उनका, समझाऊंगा कैसे क्या चीज होती है। अभिषेक जी आपके पास आते हैं, डोमेन को क्या समझते हैं, क्या होता है डोमेन? तो डोमेन बेसिकली, अब जैसे फिर वही फेसबुक की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मैं www.facebook.com की बात करता हूँ, तो उसमें फेसबुक है, वो बेसिकली दैट इज अ डोमेन नेम। ठीक है, तो किसी भी एंटिटी का जो नाम है, तो वो जब मेरे को वेबसाइट में डालना है, तो दैट इज डोमेन नेम। ठीक है, मतलब दुकान का नाम, दुकान का नाम कह सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मेहुल जी क्या समझते हैं डोमेन नेम से? मेरे हिसाब से डोमेन यानी वन टाइप ऑफ और एड्रेस है अपना, कंफर्म बहुत एड्रेस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जिससे आकाश जी क्या समझते हैं डोमेन को? सर डोमेन एक इंटरनेट में यूनिक पहचान है सर,
जिसके द्वारा आदमी बहुत सर्च करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये अच्छा पॉइंट दिया आपने। सुब्रत जी आपके हाँ। पास आते हैं, डोमेन क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? सर ये एक तरह का एक दुकान का नाम भी बोल सकते हो, एंड इतना बड़ा इंटरनेट इंडस्ट्री में वो एक लाइक पहचान है, एक कोड है जिसके द्वारा लोग हम तक पहुंचेंगे। चलिए, लवली मैम कुछ याद है? जी सर। बताइए तो क्या ये होता एक है डोमेन? वेबसाइट एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो यूजर्स होते हैं वो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। जो डायरेक्ट जो हमारा ऑलरेडी बुक्ड होता है नेट पे, जो हम उसे बुक करते परचेज करते हैं, बट उस डोमेन नेम के थ्रू ही लोग हम तक पहुंच पाते हैं जो हम रजिस्टर्ड करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सबका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप वही बोल रहे हैं जो अभी तक आपको पता था। और मैं आपको बता दूं कि ये डोमेन आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। अभी समझिएगा, समझाऊंगा डोमेन। और आज अपनी दिमाग की नसों को खोल लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से कि डोमेन होता क्या है। क्योंकि आज के बाद कोई भी डिजिटल मार्केटर आपके सामने बैठ जाए ना, और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं यही बस वहां पे अगर बोल देना आप, तो वो चेयर छोड़ने के अलावा कुछ नहीं करने वाला। वो पकड़ लेगा कि भैया इस बंदे को पता है। अब समझिएगा क्या है। कल्पेश जी, मैं आपको इस सेशन में, मैंने एग्जांपल पिछले सेशन में भी दिया हुआ था। मान लीजिए कल्पेश जी, मैं आपको 10 फोन नंबर्स देता हूं और कहता हूं कि इन 10 फोन नंबर्स को रिपीट कीजिए इमीडिएटली। क्या आप कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई रीजन है सर इसके पीछे? एक दो कर सकेंगे, 10 एक साथ नहीं कर सकते। चलिए, क्योंकि जो ये ह्यूमन माइंड है ना, जो ये भगवान ने दिमाग दिया है हमें, ये नंबर्स को कम, फिगर्स को ज्यादा याद रखता है, नाम को ज्यादा याद रखता है। क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, वो इसी तरीके से हुई है कि हम नाम को और सिंबल्स को ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। तो हम नंबर्स को ज्यादा याद नहीं रख पाते। ज्यादा नंबर को हमें 2 फोन नंबर दे दो, हर फोन नंबर में 10 डिजिट है, कहां तक याद रखेंगे? अब इसी को लेके बेस बना के आगे चलते हैं। समझिएगा, सबसे पहले बैकग्राउंड में एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं। जब इंटरनेट बन रहा था ना, तो हर कंपनी को चलाने के लिए एक संस्था की जरूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, कुछ लोगों की जरूरत होती है जो उसको कंट्रोल कर पाए। इंटरनेट को जो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करती है उसका नाम है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम WWW भी बोलते हैं, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मदद से ही इंटरनेट के ऊपर पत्ता हिलेगा भी और पत्ता गिरेगा भी। इसके अप्रूवल के बिना इंटरनेट पे कुछ नहीं हो सकता। और ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का एनजीओ है जो बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा एक साथ हाथ मिला के बनाया गया है। ये, इसके पास कोई वीटो पावर नहीं है कि ये जो चाहे वो कर दे। एक कमिटी है जो विदाउट एनी कॉस्ट इंटरनेट के बढ़ावे के लिए काम करता है, इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, सो दैट हम जैसे यूजर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। W3C कंसोर्टियम। अब ये क्या है? W3C कंसोर्टियम जब बना, जब डिसाइड किया गया कि भैया देखो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, कुछ कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कुछ लिमिटेशन चाहिए। हर चीज को जब वो बढ़ रही होती है ना, अगर आपने उसको लिमिट में या कंट्रोल्स में या रूल्स में नहीं रखा ना, तो वो रॉकेट बन के स्पेस में ही निकल जाएगा सीधा। तो जरूरी है कंट्रोलिंग। इस कंट्रोलिंग को जब किया जा रहा था, तो उस टाइम हर वेबसाइट जो बन रही थी ना, उस वेबसाइट का कोई नाम वाम नहीं था। हर वेबसाइट का एक पब्लिक आईपी एड्रेस था। आईपी एड्रेस 16 डिजिट का एक कोड होता है। ये 192.168.1.1 आपने सुना होगा, अगर आपने राउटर्स में या फोन में देखा होगा, इस तरीके का एक कोड जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। कल्पेश जी, आईपी एड्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब वो आईपी एड्रेस जिसको दुनिया का हर आदमी एक्सेस कर पाए अपने मशीन से, और प्राइवेट होता है जिसको आप ऑथेंटिकेट करें कि भैया यही इंसान इस आईपी एड्रेस को चेक कर पाएगा।
अब आईपी एड्रेस भी समझिएगा। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स, इंटरनेट का मतलब ये वेब वाली जो दुनिया है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने 4 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मिंत्रा है, जबोंग है। अब मैं बोलता हूं अभिषेक जी, आपको अगर एक कैप खरीदनी है, स्टाइलिश कैप है, तो आप एक काम करो, मिंत्रा पे जाके खरीद लो। और ये जो मैं मिंत्रा बोल रहा हूं ना, ये बस मैंने आपको बता दिया, मतलब वेबसाइट इस नाम से नहीं खुलेगी। अब आप अपनी डायरी खोलोगे, क्योंकि आप नंबर्स को तो याद कर नहीं सकते। अब आप अपनी डायरी खोलोगे कि मिंत्रा की वेबसाइट पे जाने के लिए क्या आईपी एड्रेस मुझे टाइप करना है। तो W3C ने महसूस किया कि जो इंसानी दिमाग है वो नंबर्स को कम, फिगर्स और नेम्स को ज्यादा याद रखता है। तो इसीलिए W3C कंसोर्टियम ने कहा कि भैया हर आईपी एड्रेस को एक यूनिक नेम असाइन कर दिया जाए, एक यूनिक नेम दे दिया जाए। लेकिन इस नाम के ओनर आप कभी नहीं बनेंगे, आप इसको रेंट पे लेंगे। जैसे आप मकान रेंट पे लेते हैं, वैसे ही डोमेन नेम को आप रेंट पे लेंगे। डोमेन नेम अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलसाई लैंग्वेज में बोलूं, स्पेसिफिकली व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस और अ यूनिक नेम गिवन टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। दोबारा रिपीट कर दूं, अ डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। यूज क्या है? यूज है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छे से याद कर पाए। आज जो मैंने 4 वेबसाइट आपको बताई है, जबोंग, मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैं कैसे याद रख लिया? क्योंकि ये नाम है और मैं रेगुलर इनका यूज कर रहा हूं, मैंने याद कर लिया। अगर आईपी एड्रेस होता तो मैं याद ही नहीं कर पाता, डायरी खोल के देख रहा होता। तो इजीनेस, एवोल्यूशन लाने के लिए इजीनेस जरूरी है। तो इजीनेस लाने के लिए हर आईपी एड्रेस को एक क्या दे दिया गया? यूनिक नेम। इसके ओनर आप कभी नहीं है। इसका ओनर है कौन? ICANN नाम की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्न करती है डायरेक्टली W3C। डोमेन के ओनर यही हैं और इनसे हम रेंट पे लेते हैं इसको। आप 1 साल के लिए ले सकते हो, 2 साल के लिए ले सकते हो, 20 साल के लिए मैक्सिमम ले सकते हो। आप इसके ओनर कभी नहीं बनोगे, आप रिन्यू करते रहोगे इसको। डोमेन का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट हर वेबसाइट पे डिफरेंट आपको दिखेगा। आगे सेशंस में अप्रोच भी करेंगे, चेक भी करेंगे बहुत सारी चीजों को। अब डोमेन डायरेक्टली आप ICANN से नहीं खरीद सकते। आपके और ICANN नाम की इंस्टीट्यूशन के बीच में एक ब्रोकर का होना जरूरी है। जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो एक ब्रोकर होता है बीच में, वैसे ही डोमेन खरीदते टाइम आपके और ICANN नाम की कंपनी के बीच में एक ब्रोकर का होना जरूरी है। और ये ब्रोकर है कौन? इसको हम कहते हैं डोमेन रजिस्ट्रार। जैसे गोडैडी, बिग रॉक, ये सारे डोमेन रजिस्ट्रार हैं। IIDM भी एक डोमेन रजिस्ट्रार है। हमारी भी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, कहां से क्या होगा, किस तरीके से बुक करेंगे, कितना सस्ता बुक करेंगे। डोमेन रजिस्ट्रार से आप डोमेन बुक करेंगे और डोमेन रजिस्ट्रार फिर आपकी डिटेल्स उठा के ICANN को देगा और आपके नाम पे बुक करेगा। डोमेन का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका वेबसाइट की डिजाइन से या वेबसाइट की होस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं। ये सिर्फ एक यूनिक नेम गिवन टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आपने देखा होगा xyz.com, iidm.net, kalpeshji.com, mehulji.com, ये जो .com है, .net है, ये सब क्या है? इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डोमेन। और इसका मतलब क्या होता है? .com का मतलब हो गया कॉमर्शियल, .net का मतलब हो गया नेटवर्क, .in का मतलब हो गया इंडिया, .co.us का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स कॉर्पोरेशन, .gov.in हो गया इंडियन गवर्नमेंट, .edu हो गया एजुकेशन। ये सारे जो एक्सटेंशंस हैं, ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली आपके बिजनेस आइडिया या फिर आपके नीश के लिए जनरेट किए गए हैं। हमारी आदत क्या होती है? .com नहीं मिल रहा, .net ले लेते हैं यार, है ना? यही होता है ना कल्पेश जी?
एग्जैक्टली। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि .com का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूएस मार्केट में बिजनेस करना और .in ले लिया। आप कितना भी जोर लगा लें, लेकिन यूएस मार्केट के सर्च इंजन पे आप .in डोमेन को प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि .in डोमेन गूगल समझता है स्पेसिफिक टू इंडियन कस्टमर्स। वो आपको दिखाएगा ही नहीं गूगल सर्च पे यूएस के लिए। तो इस एक्सटेंशन को अगर आप समझ लें, बहुत सारे नए एक्सटेंशन भी आ रहे हैं, .today, .news, .tv, बहुत सारे एक्सटेंशन रोज नए आ रहे हैं। आपने आज तक सुना होगा www. डोमेन का नाम .com, लेकिन इतनी ज्यादा वेबसाइट बन चुकी हैं कि www वाली सीरीज एंड होने पे आ गई है। तो ICANN ने, W3C ने एक नई सीरीज निकाल दी है जिसका लिंक दिया गया है www1 से लेके 9 तक। सबसे पहला डोमेन जो www1 बुक किया गया वो HP ने बुक किया, हेविट पैकर्ड ने, www1.hp.com। तो अब इस सीरीज पे भी हम आ चुके हैं, इतनी वेबसाइट्स बन रही हैं। अब एक फोन नंबर आपने देखा होगा ना, वोडाफोन आपको मैसेज करता है ना कि ये सीरीज का नंबर अवेलेबल है, तो सीरीज कहीं ना कहीं तो खत्म होगी ना। तो इसलिए अब www वाली सीरीज थोड़ी सी दिक्कत में आ गई है, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। तो आगे और बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगले 20 सालों में बहुत कुछ चेंज होगा, तो उन्होंने इस सीरीज को निकाल दिया है। लेकिन www1 अभी बहुत महंगा है, क्योंकि प्रायोरिटाइज डोमेन्स हैं। देखते हैं ना, विजिटिंग कार्ड अलग अलग तरीके के होते हैं ना, तो अच्छा दिखने वाला कार्ड अच्छा चलता है, बहुत महंगा होता है, वैसे ही होता है। अब यहां पे भी एक बिजनेस बहुत बड़ा है। ये जो डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं ना, जैसे कि हम, GoDaddy, बिग रॉक, ये सारे लोग बड़े तेज होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी अट्रैक्टिव नेम्स होते हैं, जैसे 8 या 3 डिजिट नेम हो गए, 4 डिजिट नेम हो गए, इनको पहले से बुक करके अपने पास रख लेते हैं, और जिसको हम कहते हैं प्रीमियम डोमेन्स। और अब जब आप कहीं पे भी जाके डोमेन सर्च करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए अगर आप 3 डिजिट का या फिर कुछ एक यूनिक डोमेन आप सर्च कीजिए, जैसे coolers.com सर्च कीजिए, तो अगर वो अवेलेबल होगा, क्योंकि यूनिक नेम है, दुनिया में एक ही आदमी उसको रेंट पे ले सकता है। अब अगर वो अवेलेबल होगा तो वो सारे रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने GoDaddy पे चेक कर लिया, GoDaddy कल्पेश एक वेबसाइट है जहां पे डोमेन चेक करते हैं मेहुल जी हम। तो मान लीजिए अगर GoDaddy के पास अवेलेबल दिख रहा है, तो वो दुनिया में हर रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल दिखेगा, क्योंकि उसका ओनर कौन है, ICANN। हम जैसे लोग तो सिर्फ ब्रोकर्स हैं, डोमेन हमारे पास नहीं है, डोमेन है उसके पास, और हम बस आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं खरीदने का, एक तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट वहां से नहीं खरीद सकते, और हम उसमें अपना थोड़ा सा प्राइस ऐड करते हैं, X अमाउंट, और आपको बेच देते हैं। वही हमारी कमाई है। प्राइस का भी जो वेरिएशन होता है वो कहाँ से आता है, लाइक प्राइस .com का वेरिएशन ऐसा होता है सुब्रतो, कि मान लीजिए जैसे IADM पे आपको सेम डोमेन दिख रहा है 800 रुपए का, और वही डोमेन आपको GoDaddy पे दिख रहा है 400 रुपए का। अब आपने बुक किया है 1 साल के लिए, जब सेकेंड ईयर आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो GoDaddy आपका रिन्यूअल कॉस्ट मिला के 2000 रुपए चार्ज कर लेगा, और IADM आपसे 800 रुपए चार्ज कर रहा है। मतलब बहुत अच्छे से अगर आप बिजनेस समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि ग्राहक पकड़ने के लिए पहले डिस्काउंट दे दिया, और अगले साल जो डिस्काउंट दिया था उसको ऐड कर दिया। अब क्लियर है सर कि ये, और ये जो .com, .in और नेट होता है, तो अगर जब हम सर्च करते हैं, जैसे आपकी उसमें भी सर्च करते हैं, तो सडनली दिखाता है कुछ .com साथ, पता नहीं कितनी महंगा है, लाइक। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये क्या ICANN ही डिसाइड करता है, या मतलब सर ये एक रियल बिडिंग होती है। जो बहुत प्रिफर्ड डोमेन्स होते हैं ना, जो बहुत प्रिफर्ड डोमेन्स होते हैं, उनको पहले से ही डोमेन रजिस्ट्रार खुद बुक कर लेते हैं और रीसेलरशिप में डाल देते हैं। ओके। मतलब हमने डोमेन बुक कर लिया और ICANN को बोल दिया कि भैया इसको भी दिखा दो जरा सेलिंग के लिए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने सुब्रतो इसको वीडियो सेशन में बताया हुआ है। कल्पेश जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, लवली मैम, अभिषेक जी, मेहुल जी, आकाश जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। गूगल ने अपने डोमेन को रिन्यू करना भूल गया था।
google.com, जो उसका आईटी हेड था, जो डोमेन बुक करता है उसके लिए, वो भाई साहब लंच करने गए हुए थे और उन भाई साहब को ध्यान ही नहीं था कि आज डोमेन बुक की लास्ट डेट है, डोमेन रिन्यूअल की, और वो लंच कर रहे थे, अचानक से बम फट गया। गूगल की सारी ईमेल, गूगल की सारी याद सर्विस है ये स्टोरी याद है, आपने बताया था। तो कल्पेश जी, जैसे ये काम हुआ ना, भाई साहब ने अपना लंच वंच छोड़ा और फटाफट आए, तो पता लगा कि गूगल के किसी एक्स एम्प्लॉय ने, जो गूगल पहले से छोड़ चुका है, उन भाई साहब ने google.com अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, क्योंकि जैसे ही रिन्यूअल से वो निकला, वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। मतलब आपने मकान छोड़ा और ब्रोकर दूसरों को दिखाने लगता है। तो google.com, गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय ने बुक कर लिया था। गूगल ने कुछ नहीं पूछा, वो डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि google.com डाउन हो गया था। तो क्या हुआ, गूगल ने फटाफट कॉल किया और बोला, भैया सीधा बताओ, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, पैसे कितने लोगे। ही डिमांडेड फॉर 300 मिलियन। गूगल ने कुछ नहीं पूछा, गूगल ने बोला, बताओ भैया कहां ट्रांसफर करने हैं। उसने बोला कि भैया एक काम करो, अपने एनजीओ में ट्रांसफर कर दो, मैं फ्री में आपको डोमेन दे रहा हूं। गूगल को ये बात बड़ी पसंद आई और गूगल ने उस एम्प्लॉय को अपने एनजीओ का हेड बना दिया, अपने एक्स एम्प्लॉय को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप डोमेन रिन्यू नहीं करते हैं तो डोमेन कोई और ओनर बन सकता है, लेकिन जो भी रजिस्ट्रार होता है वो आपको टाइम देता है, 20-25 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। और अगर आप फिर भी बुक नहीं करते हैं तो डोमेन दोबारा पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, अगर रजिस्ट्रार उसको छोड़ दे। लेकिन रजिस्ट्रार को अगर ये लगता है कि आपके डोमेन में दम है, तो हम जैसे लोग अगर हमारे थ्रू बुक करेंगे तो हम उसको रोक के रख लेते हैं। सर, तो गूगल और ने बार 25 बार दिन का टाइम नहीं दिया था? दोबारा बताएं रवि जी। गूगल के लिए वो रजिस्ट्रार ने 25 दिन का टाइम नहीं मैम दिया था? दिया होगा, शायद कुछ हो सकता है, किसी कंफ्यूजन के कारण कोई ईमेल मिस हो गई होगी, कुछ हुआ होगा, बट आप स्टोरी को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सो अभी क्या है कि ये डोमेन की कहानी ही रही। अब मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग कौन सी चीज है? होस्टिंग समझ लीजिए एक तरीके का कंप्यूटर है, एक तरीके की हार्ड ड्राइव है, एक डिस्क है, जो किसी दूसरे लोकेशन पे रखी हुई है, और वो लोकेशन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेसिबल है। मतलब ये जो मशीन आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैं इसको में भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया को दिखा सकता हूं। लेकिन उससे होगा क्या? मान लीजिए मेहुल जी, मेरे मशीन के ऊपर अगर, या मेरी वेबसाइट के ऊपर 20,000 का ट्रैफिक अगर आ गया ना, 1 सेकंड में सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी हाई नहीं है, ये उतने यूजर्स को संभाल नहीं सकता। इसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं जिसके ऊपर सिस्टम काम करता है, वो उन कोड्स को संभाल नहीं पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, और ये ब्लास्ट हो जाएगा गर्मी के कारण। तो ये बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं, इन्होंने बड़े बड़े सेटअप्स बनाए होते हैं, डेटा सेंटर बोलते हैं उनको। उस डेटा सेंटर्स में बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स लगी होती है और मशीन्स लगी होती हैं, इसी कंप्यूटर की तरह हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन, जिस पे आप अपनी वेबसाइट को रखते हैं और पूरी दुनिया उनको एक्सेस कर सकती है। उस स्पेस को जहां पे आप अपनी वेबसाइट की डिजाइन को रखेंगे और पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर पाएगी, उस स्पेस को हम बोलते हैं होस्टिंग। कल्पेश जी क्लियर है बिल्कुल? मेहुल जी कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं सर, क्लियर। सुब्रतो कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था, जो आप उस दिन वो मतलब ये उसका पहला वाला टॉपिक है, जो आप बोल रहे थे कि एल्गोरिदम जो यूज होती है वो एसईओ के लिए यूज होता है। तो एल्गोरिदम जब हम ऐड और जो लोकल बिजनेस भी यूज करते हैं, क्या एल्गोरिदम इज ए लैंग्वेज जो हर एक में यूज होता है, या पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक जो रैंकिंग होता है उसी में ही यूज होता है? चलिए मैं आपको 2+2 कैलकुलेट करने के लिए दूं सर। बताइए 2+2 कितना होता है सर? 4 होंगे। कैसे कैलकुलेट किया सर आपने? मैथ से। बताइए कैसे कैलकुलेट किया? मैथ डिफाइन कीजिए ना, कैलकुलेट कैसे किया? उंगलियों पे 1 2 1 2 4 हो गया, ऐसे ना? यस। मतलब आपके दिमाग को ये पता है कि 2+2 4 होता है, तो आपने फटाक से जवाब दे दिया।
अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 कितना होता है, बताइए। टाइम लिया ना सर आपने सोचने के लिए? 10 10 टाइम लिया ना सोचने के लिए? यस सर ये इसलिए लिया क्योंकि आपका दिमाग इस चीज पे ट्रेंड नहीं है। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है एक सेट ऑफ कोड जो कि प्रोग्राम किया गया है किसी एग्जीक्यूशन को लेके। इसका मतलब कि आपके दिमाग को प्रोग्राम किया गया, आपके दिमाग की जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम आपने खुद बनाई है। तो हर सर्च इंजन का अपना खुद का एल्गोरिथम होता है वेबसाइट्स को टेस्ट करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के लिए। ओके तो ये सर्च इंजन टू सर्च इंजन डिफर करता है, लेकिन जो एसईओ है वो किसी सर्च इंजन ने नहीं बनाया है। एसईओ एक पैटर्न है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को टॉप रिजल्ट्स में लेके आने का प्रोसेस। ओके क्लियर है सुब्रतो? यस सॉरी और एक क्वेश्चन था, जो जी पेड ऐड होता है तो पेड ऐड में भी आई कैन सी कि देयर इज 1 2 3 4 रैंकिंग होता है। तो ये क्या पेड ऐड जो होता है जिसको ज्यादा पे करते हैं, क्या वो सबसे पहले होता है उसके हिसाब से होता है, मतलब उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? सर नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप टॉप रैंकिंग में पहुंच जाओगे। इसके पीछे क्वालिटी स्कोर भी होता है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है। बहुत सिंपल और शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो जरूर बता दूं। मान लीजिए आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर ढूंढ रहे हैं और आपने डाला बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन कैलकाटा। आपको एक डॉक्टर साहब मिल गए, आपने क्लिक कर दिया और उसकी दुकान पे पहुंच गए आप उसको कॉल करके। और जब भी जैसे ही आप उसकी दुकान पे पहुंचते हैं आपको दिखता है एक बोरी बिछा रखी है और उसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है और दवाई मुंह में डाल रहा है। अब इससे क्या हुआ? इससे गूगल पे से आपका भरोसा उठ जाएगा ना। आप बोलोगे क्या फर्जी है गूगल यार, किसी को भी टॉप में दिखा देता है। आज के बाद डॉक्टर आप गूगल पे सर्च ही नहीं करोगे। तो गूगल क्या करता है, आप जब एड चलाओगे तो गूगल आपको एक क्वालिटी स्कोर देता है। ओके और उस क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई जितना आप कॉस्ट दे रहे हो उसके बाद जो वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं एड रैंक, उसके बेस पे डिसाइड होता है टॉप पहले कौन रहेगा, छोटा कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। गॉट इट। ओके इजी क्लियर है सर? यस और इसको और इलैबोरेटेड मोड में पढ़ाऊंगा सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड? तो मेरा एक क्वेश्चन है जी बताइए। जैसे आपने अभी बताया जैसे डोमेन रजिस्ट्रार जो है GoDaddy का जिक्र किया आपने, तो जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है GoDaddy जो है वो एक मतलब होस्टिंग कंपनी भी है, जी बिल्कुल है। तो जितने भी तो क्या ये रिक्वायर्ड है कि जो मतलब होस्टिंग कंपनी है वही डोमेन रजिस्ट्रार होगा? नहीं सर, दोनों अलग अलग जगह से आप डोमेन एक जगह से बुक कर सकते हैं, होस्टिंग अलग जगह से बुक कर सकते हैं। दोनों को कनेक्शन करना सिखाऊंगा मैं आगे सेशन में। और चाहे आप एक जगह से बुक करें या दो अलग अलग जगह से बुक करें, आपको फिर भी कनेक्शन सीखना पड़ेगा। ठीक है? और ये जरूरी नहीं है कि जो डोमेन रजिस्ट्रार है वो होस्टिंग प्रोवाइडर भी हो, लेकिन डोमेन में जो पैसा बचता है ना, जो प्रॉफिट मार्जिन है हम जैसे रजिस्ट्रार का, वो समवे अराउंड, हम तो सर हमारे इंस्टीट्यूट में सर नहीं होता क्योंकि कॉमर्शियल लेवल पे हम जो आपको पैनल देते हैं उसमें कहीं पे भी हम अमाउंट ऐड नहीं करते। लेकिन जो डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं जो कॉमर्शियल लेवल पे इसको चला रहे हैं, डी मंत्रास नाम से हमारी एजेंसी है यूएस में, हम उस पर चला रहे हैं। अगर हम वहां चलाते हैं तो हम एक छोटा अमाउंट, जैसे 800 रुपए का डोमेन है, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें कितना ऐड कर लोगे? 150 रुपए, 120 रुपए, है ना? आप ऐसा तो है नहीं कि 2000 रुपए उसमें ऐड कर लोगे। लेकिन जो मेन फायदा होता है वो होता है होस्टिंग में, क्योंकि होस्टिंग में आपने एक सर्वर बना लिया, आपने एक सिस्टम रेडी कर लिया, आपने एक सिस्टम रेडी कर लिया और उस सिस्टम का एक स्पेस बेच रहे हो ना आप, मतलब आपने एक घर बेच दिया जहां पे 20 कमरे हैं और बस आप उसी को रेंट पे दिए चले जा रहे हो, तो वहां ज्यादा फायदा होता है। इसलिए ग्राहक पकड़ने के लिए डोमेन लेके आया और होस्टिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया। मतलब ये एक तरीके की सर्विस हो गई GoDaddy के लिए। क्लियर है सर? और कोई क्वेश्चन किसी का? आकाश जी क्लियर हुआ? सर तो हेलो जी, तो हमको हमारे बिजनेस के लिए कौन सा रखना चाहिए? .com रखना चाहिए या क्या रखना चाहिए सर? सर देखिए ये डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस मॉडल किस बारे में है, और उस पर जरूर हम बात करेंगे जब हम डोमेन बुकिंग वाले चैप्टर पे चलेंगे ना।
तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि नेम सेलेक्ट करने से पहले किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं इसके पीछे, बहुत सारा साइंस है। .com लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, ध्यान दीजिएगा कल्पेश जी, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, आज लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं कि इंश्योरेंस करवाया नहीं करवाया, लोग पूछते हैं LIC करवाया है ना कल्पेश जी? यही होता है ना गांव में, एग्जैक्टली। लोग पूछते हैं LIC करवाया है। तो हमारे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में .com दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, तो इसलिए .com लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है वो मैं सेशन में समझाऊंगा सर आपको। क्लियर है कल्पेश जी? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आकाश जी क्लियर हो रहा है सर आपको? मुझे लगता है आकाश जी जवाब नहीं देना चाहते। चलिए सर नाराज मत होइए, इंटरनेट को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए और वो आराम से काम कर जाएगा। फिर आप वीडियो मोड में जरूर इसको देख सकते हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ आपको सुनाई दे देगा। सो तीसरी चीज, पहला है डोमेन नेम, दूसरा है होस्टिंग और तीसरी चीज है डिजाइन। अब ये डिजाइन क्या है? वेबसाइट को डिजाइन कैसे करेंगे? वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आपको एक लैंग्वेज को सीखना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जिसमें आपको कोड नहीं करना है। और आपने सुना होगा कि पहले C++ आया, उसके बाद जावा आया, उसके बाद ASP.NET आया। ये सारी क्या चीजें हैं? कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस लोगों के समझने का नजरिया है। जैसे जब C आया था, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ऊप्स। जब C बना था नया नया, जिसमें सॉफ्टवेयर बनते थे, ब्लैक कलर की स्क्रीन, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से निकल के आया C++, नई लैंग्वेज, और दुनिया पागल हो गई। क्यों पागल हो गई? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कर्सर को लेफ्ट से लेके राइट तक एक बॉल को मूव करना था, तो उसके लिए आपको 10,000 लाइन का कोड लिखना था। और जब C++ बना तो उसी मूवमेंट के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखनी है और मूवमेंट हो गई। तो लैंग्वेजेस में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि आपके सिंटेक्स बदल जाते हैं, मतलब लिखने का तरीका बदल जाता है। कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल बिल्कुल सेम रहते हैं। आपको जो लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, वो है HTML, जो 2 या 3 दिन की क्लास में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना आपको वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है। और इस सेशन के बाद, इन 2-3 सेशन के बाद, आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट को उठा लीजिएगा और उसके कोड को देख के आप पहचान जाएंगे वहां क्या लिखा है और कैसे बनी है। सर ये सी लैंग्वेज कहाँ यूटिलाइज होती है? सर C लैंग्वेज यूटिलाइज होती है, अब तो खत्म ही हो गया, लेकिन यूटिलाइज होती थी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके। मतलब जो सॉफ्टवेयर बनते थे ना पहले, तो मुझे याद है जब जिन दिनों हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमें 1-2 सेमेस्टर ऐसे जिसमें C और C+ था, तो मुझे हैश इंक्लूड के आगे कभी कुछ समझ में नहीं आया। सर ऐप डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज की जरूरत होती है? मतलब मैम ऐप डेवलप करने के लिए गूगल ने एक लैंग्वेज निकाली हुई है, एंड्रॉइड की ही लैंग्वेज है, और आप उसको C# से भी यूज कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की है। आप ऐप बहुत सारी लैंग्वेजेस में डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। एंड्रॉइड का G कोड है, प्लस C# है .NET का, प्लस Amazon भी एक नए प्लेटफॉर्म पे आ रहा है जहां पर आप ऐप बिना किसी कोडिंग के डेवलप करेंगे। जैसे वेबसाइट हम वर्डप्रेस में यूज करके डेवलप कर रहे हैं ना, वैसे ही Amazon एक नए कॉन्सेप्ट पे आ रहा है और मेरे ख्याल से अगले महीने इसको रिलीज कर देगा, जहां पर आप अगर ऐप बनाना चाहते हैं तो आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के खुद बैठ के ऐप बना सकते हैं। और Amazon इसको पहले 15 दिन फ्री में रिलीज करने वाला है। क्या सर फिर से जी बताएं मेहुल जी। ये Amazon क्या ऐप में क्या कर रहे हैं? सर Amazon एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिसके बेस से, जिसकी मदद से, जैसे वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बनाते हैं ना, हमें कोड करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया बन गया वेबसाइट। वैसे ही Amazon एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है जिसकी मदद से आप मोबाइल नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड्रॉइड जैसे
जी बिल्कुल सर, एंड्रॉइड जो नेटिव एपी की एप्लीकेशन होती है उसका मतलब होता है एंड्रॉइड ही। एपीके का मतलब एंड्रॉइड के लिए एग्जीक्यूटिबल फाइल। सर कोई भी जब हम लाइक वेबसाइट बनाते, लाइक दुनिया का कोई भी वेबसाइट, वैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, जैसे वेबसाइट एक होता है कि नॉर्मल वेबसाइट है, कुछ वेबसाइट होता है जो जिस तरह के, जैसे साइज कैनाटाई होगा, इस टाइप की वेबसाइट होता है, तो कोई भी वेबसाइट होता है ये सारा HTML में बना सकते हैं हम? नहीं सर, HTML में सिर्फ फ्रंट एंड बनेगा, मतलब जो दिख रहा है वो डिजाइन होगा। अच्छा, HTML के पास डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है। ओके। तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा, जब हम वर्डप्रेस पे आएंगे तो मैं समझाऊंगा कि मैं आपको कौन सी वर्डप्रेस का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगर मैं आपको कोडर बनाने पे चला तो डिजिटल मार्केटिंग भूल जाएंगे। हमारा टारगेट है डिजिटल मार्केटिंग करना, तो मैं आपको इसलिए वर्डप्रेस सिखाऊंगा कि आपकी जरूरत है वेबसाइट रेडी करके उसको मार्केट करो। ओके। और वर्डप्रेस जिस टेक्नोलॉजी पे बना है उसको हम कहते हैं PHP। ओके। और PHP आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सीधा आप चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कोड ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आपके लिए लिख दिया जाएगा। ओके, यस। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जो HTML है ना, ये कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता, वो सीधा आपको स्टार्ट करेंगे SEO से। लेकिन मैं इसलिए सिखाता हूं क्योंकि ये 2 महीना मैं चाहता हूं आप मेरे दिमाग से चले, बेस लेवल से सीखें हर चीज। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वेबसाइट के पीछे लिखा क्या हुआ है, तब तक बना के क्या करेंगे आप? आपको रटने की जरूरत नहीं है। मेरे सेशन में ना लिखना है ना रटना है, आराम से सेशन में आइए, बस यही सेशन में आपको अटेंड करना है, दैट्स इट। अपने आप में समझा दूंगा कैसे काम चलेगा। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर वर्डप्रेस के थ्रू हम किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं? सर वर्डप्रेस के थ्रू आप देखिए, वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें, आप इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ई कॉमर्स टाइप के पैटर्न पे आप काम करें तो आप वो भी बना सकते हैं। अलग अलग आइडियाज हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर थीम्स भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी थीम्स है। जैसे मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सर। तो पहले से बहुत सारे डेवलपर्स ने इस तरीके की थीम बना रखी है। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और जो भी वो पैसा मांगे उसको देना है, $49 $59 उसको पे करना है और आप इंस्टॉल करो और चलाओ। लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन, अगर कस्टमाइजेशन पे आप उतर गए तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बेस नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की। लेकिन अगर हम बात करें सेशन में कि हम इस सेशन में जो वेबसाइट्स बनाने वाले हैं वो किस तरीके की होगी, तो हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनाएंगे और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। बाकी अगर आप ये चाहें कि एक यूजर लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद उसकी फोटो दिख जाए और उसकी फोटो में आप क्लिक करें तो उसकी वाइफ की फोटो दिख जाए, वो दैट इज रियल कस्टमाइजेशन। उसके लिए आपको एक डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेवलपर नहीं हैं। लेकिन जितना आपका बिजनेस है, क्योंकि आप सबके आइडियाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, तो मुझे ये पता है कि आप अपने बिजनेस मॉडल में हैं। उस बिजनेस मॉडल में आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वेबसाइट बना पाएंगे, जितना आपकी सोच है उससे ज्यादा ही बना पाएंगे। और हमारी टीम आपके साथ जरूर काम करेगी। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी उस चीज में। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ये होस्टिंग कंपनीज होती हैं, तो जब हमने मतलब होस्टिंग उनकी लेनी होती है उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है जो उनको पे करनी होती है? जी सर, होस्टिंग भी डोमेन के लिए, डोमेन की तरह हर साल रिन्यूअल होता है। होस्टिंग का जो कॉस्ट है, जिसको अच्छी होस्टिंग कही जाती है, उसका कॉस्ट स्टार्ट होता है 3,000 से लेके 4,000 के आसपास का। ये ईयरली कॉस्ट होता है। जी रुपीज। अच्छा, ये ईयरली कॉस्ट होता है। सर एक चीज बताएंगे? जी बताइए। लाइक हमारे इंडिया में भी ऐप डेवलपर बहुत अच्छे हैं, जहाँ तक मुझे समझ है। तो सर वो टिकटॉक जैसी जो प्लेटफॉर्म है वो उस लेवल के क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मैम बहुत बने हुए हैं, लेकिन हमारे इंडियंस के पास प्रमोशन का पैसा नहीं है। अच्छा, हमारे इंडियंस के पास प्रमोशन का पैसा नहीं है। वहां पे प्रमोट, उस ऐप को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है लाखों करोड़ों रुपए लगा के। नहीं सर, बट लाइक अभी एक ऐप है रोपोसो,
तो जी। मतलब मैं वैसे कोई मतलब रेगुलर तो यूजर नहीं थी, बट मैं कभी कभी यूज करती थी। तो जैसा मैं उसमें फीचर्स देखती हूँ, वैसे आपके रोपोस ऐप में फीचर्स नहीं है इंडियन ऐप। तो मैं भी देख रही हूँ मैम जिसको पता है अभी क्या है, गवर्नमेंट लवली जी लाइमलाइट देखिए, दी हुई है। लवली जी जैसे मान लीजिए कि IITM वेबसाइट में जो फीचर्स दिए हैं, सेम उसी फीचर्स को लेके अगर आप वेबसाइट पूरी रेप्लिकेट कर दोगे तो मैं फटाक से अपने कॉपीराइट का केस कर दूंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि टिकटॉक जैसी सेम रेप्लिकेटेड ऐप बन जाए। कहीं ना कहीं 19 और 20 का तो फर्क होना ही चाहिए। अब इंडिया में क्यों नहीं बन रही है? इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी बनी हुई है, टिकटॉक में है ही क्या? आपने कैमरा ऑन करवाया, वीडियो बनी और उस वीडियो की एडिटिंग हो गई। अच्छा, फॉलोअर बने और उस पर कमेंट हो गया। इस कोड को लिखने के लिए अगर मेरे जैसे डेवलपर आए तो इस कोड को लिखने के लिए 5 से 6 घंटे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बस उसमें रिसर्च बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें टीम चाहिए, उसमें चेक करने के लिए कि वो ऐप कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, टेस्टिंग करनी है, अल्फा बीटा टेस्टिंग। उस टेस्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, जो हमारे इंडियंस के पास, IT टीम के पास है जरूर। और एड्स का पैसा लोग नहीं लगाना चाह रहे थे क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि पहले चलेगा नहीं चलेगा, टिकटॉक पे इतने कस्टमर्स हैं, तो लोग पहले से उस चीज पे नहीं आना चाहते। लेकिन अब जब ये सिचुएशन आ गई है, आप देखिए अगले महीने तक वेट कीजिए और देखिए कितनी ऐप्स आती है। अगले महीने तो खैर इवन मतलब कि जो लोग ऑलरेडी है थे उस पे टिकटॉक पे, जो मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स थे, तो वो तो या तो अपना पेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सर उनकी मेहनत तो उस पे सरेआम बर्बाद हो गई ना। लवली जी याद कीजिए, जब आप पहली बार सेशन में आए थे मैंने उसी टाइम कहा था कि हाँ। वेबसाइट पे हर चीज डालिए, कस्टमर्स को चाहे टिकटॉक से लेके आइए, यूट्यूब से लेके आइए, फेसबुक से लेके आइए या हाँ। गूगल से लेके आइए, लेकिन लेके जाइए फाइनल अपनी वेबसाइट पे, बट वो चीज नहीं था क्योंकि ना ये सर। सारे प्लेटफॉर्म हैं। और कल्पेश जी, आदमी का अंत भी राख है। ये तो फेसबुक और गूगल है, कल खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे सर हम, है ना? तो आज टिकटॉक खत्म हो गया ना मैम, और कल हो सकता है यूएस से हमारी लड़ाई होगी, फेसबुक खत्म हो जाएगा। आज फेसबुक की हालत देखिए आप, मैं बता रहा हूं, अगर मेहुल जी, अभिषेक जी, जो लाइक सुब्रत जी, आप सारे लोग अगर ध्यान दें और न्यूज को थोड़ा पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि फेसबुक का पिछले 5 दिनों में बहुत मेजर शेयर ड्रॉप डाउन हुआ है। क्यों हुआ है आपको पता है? क्योंकि फेसबुक पे एड्स चलना बैन हो रहा है। फेसबुक पे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक को बैन कर रही हैं एड चलाने के लिए। पेप्सिको यूएस और पेप्सिको इंडिया ने हैशटैग फेसबुक एड बैन फॉलो किया है, जिसपे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि हम फेसबुक पे आज के बाद ऐड नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? रीजन ये है क्योंकि फेसबुक पे इस कोविड के टाइम में बहुत सारे नेगेटिव कैंपेन्स और इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी नेगेटिव चीजें प्रमोट की जाती हैं। जैसे आप कोई भी न्यूज देख रहे हैं, किसी के बारे में, किसी की आत्महत्या के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग कुछ भी अनशन न्यूज, मतलब कोई न्यूज सच्ची नहीं है वो भी दिख रही है, किसी की प्रोफाइल पे कुछ लिखा है, किसी की प्रोफाइल पे कुछ लिखा हुआ है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि जब आप कोई स्पॉन्सर्ड एड दिखाते हैं, मतलब अगर फेसबुक में एडवर्टाइजर अपना एड दिखा रहा है, तो उनको ये लगता है कि जो आदमी नेगेटिव थॉट से गुजर रहा है वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदता। सही बोल रहा हूं मेहुल जी? सही बात। एक आदमी रो रहा है, एक आदमी परेशान है, उसको आप दिखा रहे हो कि गाजर खरीद लो, खरीद लेगा क्या? नहीं, है ना? तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोला फेसबुक को कि आपको इस प्लेटफॉर्म को साफ करने की जरूरत है, इस पे कुछ भी मत दिखाओ, कंट्रोल करो, और जब तक कंट्रोल नहीं करोगे हम आपको ऐड नहीं चलाने देंगे। तो पेप्सी ने हाथ हटा दिया है, महिंद्रा ने बोल दिया है कि हम ऐड नहीं चलाएंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं, आप हैशटैग फेसबुक ऐड बैन पे चेक कीजिएगा, बहुत सारी कंपनीज ने बोल दिया है और एक रेवोल्यूशन चल गया पूरे वर्ल्ड में। इसी की वजह से फेसबुक का शेयर ड्रॉप हो गया है और बहुत बुरी हालत है इस टाइम मार्क जुकरबर्ग की। लेकिन वो धीरे धीरे इस चीज पे काम कर रहे हैं कि उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं जो नेगेटिव चीजें बिना बात के बढ़ाते रहते हैं। फेसबुक पे आज कोई भी कुछ भी आता है और कुछ भी लिख देता है किसी भी टॉपिक के ऊपर,
और लोग उसको शेयर करते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, जिसको लोग फिर सच्चाई मान लेते हैं। तो बस ये बड़ी बड़ी कंपनीज का कहना है कि अगर आप अपने फेसबुक को साफ सुथरा नहीं करोगे तो हम ऐड नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। क्योंकि आप नेगेटिव कंटेंट दिखाते हो, उस बीच में हमारा ऐड दिखता है, आप पैसे ले लेते हो और हमारी सेल होती नहीं है। लेकिन हम जो 500, 600, 1000 रुपए पर डे लगाने वाले लोग हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा प्रोडक्ट वैसे भी बिक रहा है, चल रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका पर डे का बजट 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए है, उनको तो प्रॉब्लम होगी ना, उनको तो ब्रांडिंग चाहिए। तो उनकी जो सेल्स टीम है, उनकी एनालिसिस ये है कि नेगेटिव कंटेंट के बीच में हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए। अब फेसबुक इस पे कैसे काम करता है ये आने वाले 3-4 दिनों में आपको जरूर पता लग जाएगा। चलिए मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, कोई और क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन था अभी, बताइए सर। जैसे आपने अभी बोला था कि वेबसाइट को जब हम बनाएंगे तो उसमें जो हम यूज करेंगे, आपने जो लैंग्वेज बताई थी HTML यूज करेंगे, तो उसमें ज्यादा काम नहीं रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम रहेगा। लेकिन साथ में सर वेबसाइट में आप जो बनाएंगे ना उसमें HTML का यूज नहीं करेंगे। HTML में आपको सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे लेट्स से कल को मैं किसी थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, और मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करवानी है अपनी वेबसाइट में, क्या मुझे उसके लिए कोई स्पेशली कोई मतलब डेवलपर हायर करना पड़ेगा या मतलब क्या? सर मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली। ओके। जब आप इस ट्रेड में आगे सेशन में बढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा सर कितना इजी है फ्रीलांसर को ढूंढना। आप उसको अपना प्रोजेक्ट देंगे कि भैया देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी भी बिजनेस मॉडल को उठा के ले आइए अभिषेक जी, और सेशन में वर्डप्रेस में हम उस पर काम कर सकते हैं, इतना मैं आपको रेडी कर दूंगा। लेकिन अगर बहुत हाई एंड आपको चाहिए कि एक यूडीमी जैसी वेबसाइट बन जाए, तो आप जरूर बना लेंगे, लेकिन जो पहले से थीम रेडी है उसी के बेस पे चलते रहेंगे। लेकिन आपको एक रियल कस्टमाइजेशन वेबसाइट चाहिए तो यस यू नीड टू हायर अ डेवलपर, और तो कॉस्ट भी उसी अकॉर्डिंग होगा ना सर। मान लीजिए आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, यू कैन इजीली क्रिएट दैट इन वर्डप्रेस। आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जहां पे आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं और कोई चेकआउट पे क्लिक करे, पेमेंट करे, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, यू कैन क्रिएट दैट इन वर्डप्रेस। बट इससे ज्यादा अगर आप आगे चलेंगे तो यस यू नीड अ डेवलपर, बट उसके लिए मैं आपको इतना रेडी कर दूंगा कि वो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ठीक है सर, तो जितना भी अमाउंट वो बताए उसमें एक्स अमाउंट अपना ऐड कीजिए, कस्टमर को बताइए और कमाइए। चलिए, थैंक यू गाइस, आई विल क्विट द सेशन राइट नाउ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद।